हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी में जो डाटाओं का समूहों का संग्रहण किया जाता है उस अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हमने प्राथमिक समूहों का जो कलेक्शन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, प्राथमिक संग्रहण की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। 7 प्रकार की विधियां बताई गई थी। मैंने आपको चार्ट डायग्राम के माध्यम से 7 विधियों के बारे में बताया भी था। पूर्व वाली क्लास में हमने प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की प्रथम विधि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वही प्राथमिक समूहों को संग्रहण करने की विधियां हैं, उसमें दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक समूहों को संग्रहण करने की विधियों में द्वितीय विधि। अध्याय चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? समूहों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ द डाटा। समूहों का संग्रहण के लिए जो प्राथमिक समूहों का संग्रहण किया जाता है, प्राथमिक समूहों का संग्रहण किया जाता है, तो प्राथमिक समूहों का संग्रहण करने की जो विधियां है, समूहों का प्राथमिक समूहों को संग्रहित, प्राथमिक समूहों को संग्रहित करने की विधियां, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। प्राथमिक समूह को संग्रहित करने की कौन सी विधि है? प्रथम विधि का अध्ययन पूर्व वाली क्लास में कर चुके हैं। आज दूसरी विधि है। दूसरी विधि कौन सी रहेगी बच्चों? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। डाल लीजिए विधि नंबर सेकंड, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। दूसरी विधि है हमारी, वैसे इस विधि के नाम से आपको अवगत भी हो रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई देता है व्यक्ति का, मतलब सामने आमने सामने बैठकर। इस विधि का नाम है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, यानी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, मौखिक क्रियाओं के माध्यम से तथ्यों के बारे में समूह को एकत्र करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर हम शॉर्ट रूप में इतना सा कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसके अंतर्गत सूचनाएं समूह के जो होते हैं मौखिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन मौखिक रूप से उसी व्यक्ति से प्राप्त किए जाते हैं जिसका प्रत्यक्ष रूप से उन तथ्यों से संबंधित कोई संबंध उसका नहीं हो। कहने का मतलब तृतीय साक्षी के द्वारा समूह एकत्र किए जाते हैं। परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को परिभाषा क्या है। लिखना से परिभाषाओं के अंतर्गत ये इस रीति में समस्या से ग्रस्त या समस्या से प्रत्यक्ष, इस रीति में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से, इस रीति में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से सूचना प्राप्त न करके, अब डिफाइन कर दूंगा पूरी परिभाषा को, सूचना प्राप्त न करके तृतीय पक्ष से
तृतीय पक्ष कह सकते हैं या तृतीय व्यक्ति कह सकते हैं। यहां तीसरा कोई भी हो सकता है। तृतीय पक्ष के व्यक्ति से तृतीय पक्ष के व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। तृतीय पक्ष के व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, यानी उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष पूछताछ की जा रही है जिस व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से उस जांच से या उन संबंधों से कोई लेना देना नहीं हो। ऐसे कह सकते हैं, यानी मैं अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति के बारे में जानता हूं या अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति के बारे से अवगत हो। पूछताछ की जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति का कोई जानकार न होना, वही अप्रत्यक्ष रूप कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति से अवगत हो तो उस व्यक्ति को साक्षी, क्या बच्चों, उस व्यक्ति को साक्षी या विटनेस, इंग्लिश साउंड कह सकते हैं हम, विटनेस कहते हैं। चलो अभी परिभाषा को समझ लो, फिर आपको उदाहरण बता दूंगा। परिभाषा में क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में बताया जा रहा है कि इस रीति में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध, किसे बच्चों? समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति से, सामान्यतः समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध सभी प्रकार के व्यक्ति रखते हैं जो सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रखने वाले व्यक्ति से सूचना प्राप्त न करके, अब यहाँ मेन चीज क्या है कि सूचना को उस व्यक्ति से न प्राप्त करके तृतीय पक्ष, ये लो सर मैं बार ये बन गया सब इसके अंदर, तृतीय पक्ष के व्यक्ति से पूछताछ की जाती है जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, वह व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थिति से क्या होता है, अवगत होता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे साक्षी कहा जाता है। साक्षी मतलब क्या हो गया? विटनेस, अर्थात गवाह है। गवाह भी कौन सा? जो व्यक्ति उस जांच के बारे में कुछ नहीं जानता हो, उस व्यक्ति से जानकारी ली जाती है। जो प्रत्यक्ष व्यक्ति तो हैं, लेकिन दोनों प्रत्यक्ष व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त न करके तृतीय पक्ष के व्यक्ति से पूछा जाता है कि यह कार्य सही है या गलत, उचित है या अनुचित। तो इस वाले पक्ष से मौखिक अनुसंधान के माध्यम से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे लिख लो उदाहरण क्या कहा जाएगा? उदाहरण के तौर पे ये कह सकते हैं, जैसे कोई फर्म है, फर्म के अंदर कर्मचारी कार्य करते हैं। अब फर्म के मालिक को पता करना है, किसी व्यक्ति को पता करना है कि साहब मेरी फर्म में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उसमें से कोई कर्मचारी शराब वराब धूम्रपान थोड़ी करता है। सामने वाले पर्सन व्यक्ति से पूछूंगा मैं तो क्या होगा? मना करेगा कि साहब नहीं साहब मैं तो नहीं पीता था, ये कहेगा। लेकिन यदि मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो मैं तीसरे व्यक्ति को ढूंढूंगा, यानी साक्षी से पूछूंगा, साक्षी उसके बारे में जानकारी निकालेगा और मुझे लाके जानकारी देगा। यानी उस तीसरे पक्ष का हम दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह उससे जानकारी एकत्र की और मुझे जानकारी प्राप्त की, वो कहलाता है हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। जैसे फर्म में, जैसे किसी फर्म में मजदूरों के रहन सहन की जानकारी, मजदूरों के रहन सहन की जानकारी या सूचना श्रमिक संघ, जो ग्रुप बने होते हैं, श्रमिकों के जो समूह बने होते हैं, श्रमिक संघ
सूचना श्रमिक संघ या श्रमिक मालिकों से पूछताछ की जाती है, न कि श्रमिक से, न कि श्रमिक से। क्योंकि श्रमिक जो है, जब मुझे यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, क्या करूंगा मैं, उसी व्यक्ति से पूछूंगा। लेकिन यहाँ इस विधि के अंदर, इस विधि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर केवल अन्य किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है, उसके बारे में, तथ्यों के बारे में जाना जाता है। तो वह विधि कौन सी होगी बच्चों? वह विधि हमारी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि होती है। समझ में आ गया सभी को कि अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि कौन सी होगी? जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ साहब ये फर्म है, ये तो मैंने फर्म बना दी, ये क्या है, ये फर्म हो गई साहब। क्या है बच्चों? अब ये फर्म है, फर्म के अंदर यहाँ एम्प्लॉयमेंट है कर्मचारी, और यहाँ फर्म क्या बैठता है, क्या में मालिक बैठता है। यहाँ कर्मचारी है, ये लोग कर्मचारी बना दिए, ये इनका लीडर बना दिया, जो नेता होता है इनका, कर्मचारियों का नेता होता है जो ये। मुझे यदि इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि जो ये कर्मचारी कैसे रहते हैं, इनका क्या मानना है, इनका रहन सहन जानना है। क्या जानना है बच्चों? यदि मुझे इन कर्मचारियों का रहन सहन जानना है तो मालिक को किससे पूछना चाहिए? इनसे। लेकिन वह इससे नहीं पूछता, किससे पूछता है? इस लीडर से पूछता है। यह लीडर के पास जाएगा, इससे पूछेगा नहीं, इससे पास जाकर इस व्यक्ति के बारे में पूछेगा। यानी इसका इन व्यक्तियों के रहन सहन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह अच्छा खाता पीता है, इसकी इनकम अधिक है। ये मान लो साहब इसकी आय तो है लाख रुपए पर मंथ, इसकी आय है 50,000 रुपए पर मंथ, और इनकी इनकम बेचारों की 10,000 रुपए प्रति मंथ। तो यह व्यक्ति तो सुख संपन्न से जीवन यापन कर रहा है, लेकिन यह नहीं कर रहा। अब इस व्यक्ति को, मालिक को, कर्मचारियों के बारे में जानना तो किससे पूछना चाहिए? कर्मचारी से। लेकिन नहीं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में वह अन्य किसी व्यक्ति से पूछता है, जो मैंने उदाहरण के द्वारा बताया भी आपको कि वह या तो श्रमिक संघ या श्रमिक के मालिकों से, इनके ऊपर जो मालिक कर्मचारी, जो मालिकों का लीडर होगा उनका, उसके द्वारा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, न कि इन व्यक्तियों से। तो कौन सी विधि होती है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहलाती है। समझ में आ गया? इसके इसका एक बार आगे चलते हैं कि जो ये अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है, इस विधि का प्रयोग किन किन जगहों पर, कहां किया जा सकता है, हमें इस विधि का प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। इसका डेफिनेशन का, ये डेफिनेशन हो चुकी है हमारी पूरी इसमें। ठीक है, हो गया इसके सभी का? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिए, परिभाषा हो गई हमारी खत्म इसकी, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि की। यदि कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आगे हेडिंग डाल दीजिए सभी विद्यार्थी। सामान्यतया इस विधि का प्रयोग निम्न स्थितियों के समय किया जाता है। अब वो कौन कौन सी स्थिति होगी, कौन कौन से समय होंगे हमारे, जिस समय इसका प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1, पहले स्तर, वैसे लिखिए, जो हमारे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इस विधि का प्रयोग हम विस्तृत क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में कर सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष जो हमारे से पूर्व वाली विधि आई थी उसमें सीमित क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है,
और इस विधि में व्यापक क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो नंबर 1 डाल लीजिए कि अनुसंधान का क्षेत्र अधिक व्यापक हो। नंबर 1 अनुसंधान का क्षेत्र अधिक व्यापक, व्यापक मीन्स बड़ा, विस्तृत, फैला हुआ, व्यापक होने पर, प्रथम हो गया अधिक क्षेत्र फैला हुआ होगा तो हमें इस विधि के माध्यम से समंकों को एकत्र करना होगा। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है, प्रत्येक सूचना देने वालों से, प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से, जो प्रत्येक सूचना अवगत करा सकता है, इसके बारे में प्रत्यक्ष, ये व्यक्ति है, ये प्रत्यक्ष सूचना दे सकता है, या ये व्यक्ति है, ये प्रत्यक्ष सूचना दे सकता है, यानी प्रत्येक सूचना देने वालों से क्या करता है, ये देने वालों से व्यक्तिगत संपर्क न हो पाने पर, या न हो तो व्यक्तिगत में पर्सनली, व्यक्तिगत संपर्क न हो तो या नहीं हो तो, न हो तो या अशिक्षा व अज्ञानता के कारण, या अशिक्षा व अज्ञानता के कारण, यानी वह सूचना देने वाला व्यक्ति अशिक्षित है, पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, अज्ञान है, उसे उन समंकों के बारे में किसी प्रकार की कोई प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है, उसके कारण सूचक जो होता है, सूचना देने वाला होता है, वह सूचनाएं देने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो लिख लेना, होने के कारण सूचक सूचना को देने में असमर्थ हो, कारण सूचक सूचना देने में असमर्थ हो। कहने का मतलब, यदि आपने किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है और वह व्यक्ति मान लो बोलना नहीं जानता हो, पढ़ना नहीं जानता हो, निरक्षर हो, तो उस विधि से यदि आपको, उस विधि के अंतर्गत यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है समंकों से संबंधित, तो आप तृतीय पक्ष की सहायता लोगे, यानी साक्षी की सहायता लोगे। ध्यान रख लेना, तृतीय पक्ष को साक्षी कहा जाता है। अभी मैंने लिखा है, प्रश्न भी आ सकता है इसको। तो तृतीय पक्ष के द्वारा जानकारी एकत्र की जाएगी, तो उस समय में यदि तृतीय पक्ष से जानकारी एकत्र की जा रही है तो वहां कौन सी विधि होगी हमारी, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि हो जाती है। समझ आ गया। थर्ड लिखिए, सूचना देने वाले, नंबर 3, सूचना देने वाले, सूचना देने में रुचि, सूचना देने वाले सूचना देने में रुचि नहीं लेने पर, यदि सूचना देने वाला सूचना को प्रस्तुत करने में, व्यक्त करने में रुचि नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति के समय भी हम किस विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का, अर्थात तृतीय साक्षी का प्रयोग करते हुए सूचनाएं प्राप्त करेंगे। तो अंतिम चौथा जो स्थिति है, चतुर्थ स्थिति लिख लीजिए कि समंक जटिल प्रकृति के होने पर, समंक जटिल प्रकृति के होने पर, यदि समंक जो है हमारे हैं वे समंक जटिल प्रकृति के हैं, तो जटिल प्रकृति के होने पर भी हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का ही प्रयोग करना होगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, एक नोट लिख लो, यह रीति, नोट लिख लीजिए,
यह रीति में तात्पर्य कौन सी हो गई? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति। तो यह रीति ऐसी समस्याओं के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी यह रीति ऐसी समस्याओं के लिए अधिक उपयुक्त है जहां सूचनाओं के संबंध में विरोधी विचार हो। कैसे विचार हो? विरोधी विचार कह सकते हैं या उल्टे विचार कह सकते हैं। विरोधी विचार हो तो विरोधी विचार होने पर भी हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि की सहायता लेनी चाहिए। इसी विधि के माध्यम से सम को एकत्र करना चाहिए। ये हो गई हमारी 4 प्रकार की समस्याएं यानी स्थितियां। इस प्रकार की स्थिति होने पर हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके द्वारा डाटाओं को सम को एकत्र किया जा रहा है, मतलब सही किया जा रहा है। डाटा में सही प्रकार से पूरे डाटा प्राप्त होंगे। लिख लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट लेना। आगे इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से गुण इसके बताए गए हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सब विद्यार्थियों ने? हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुण। कौन कौन से गुण बताए गए हैं? इसके गुणों का अध्ययन भी कर लेते हैं। जैसे हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुणों का अध्ययन किया, उसी प्रकार इस विधि के कुछ गुण बताए गए हैं। गुणों से क्या होता है? उस व्यक्ति के बारे में या उस समूह के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में पता लग जाता है। ऐसे कह सकते हैं कुल मिला के उस समूह में कौन कौन सी क्वालिटी उपस्थित है। गुण लिख लीजिए। गुण कौन कौन से गुण बताए गए हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः इस विधि के अंतर्गत 6 गुणों को उल्लेख किया गया है। कितने गुण है बच्चों? 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नाम लिख लेते हैं चार्ट की सहायता से। 6 स्टेप। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं इसके। कितने गुण बताए गए हैं बच्चों? 6 गुण बताए हैं इसके। नंबर 1 लिख लीजिए। पहला गुण बताया गया है विस्तृत क्षेत्र। क्या क्षेत्र बच्चों? प्रथम गुण है इसका विस्तृत क्षेत्र। पहला गुण कौन हो गया? विस्तृत क्षेत्र होना। दूसरा गुण ले लीजिए मितव्ययता। इसमें अधिक मितव्ययता भी पाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र, मितव्ययता। नंबर 3 शीघ्रता। परिणाम शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। नंबर 4 निष्पक्षता। वही हमारे प्रथम जो विधि थी उससे गुण मिलते हैं। थोड़ी सी इसमें लाइनों का हेरा फेरी है, परिवर्तन है बस। नंबर 6 लीजिए विशेषज्ञों की सम्मति। विशेषज्ञों की सम्मति यानी सहमति कह सकते हैं यहाँ पर। और छठा बताया गया है गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना। गुप्त सूचना
प्राप्त करना। एक और बता दिया इसमें, सातवां भी बताया है, सातवां प्रकार भी लिख लो, सातवां कौन सा जो आपका पूरा ये समाप्त हो जाएगा। ये लो सातवां प्रकार। सातवां लिखिए, हेर फेर के कार्य की संभावना। हेर फेर के कार्य की संभावना। ये 6 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है, 7 प्रकार के, सॉरी, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में 7 प्रकार के गुण बताए गए हैं। विस्तृत क्षेत्र, मितव्ययता, शीघ्रता, निष्पक्षता, निष्पक्षता, विशेषज्ञों की सम्मति, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना और हेर फेर के कार्य की संभावनाएं होना। सभी का हल्का फुल्का 1-2 लाइनों में अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए, विस्तृत। फर्स्ट नंबर डालना विद्यार्थी, फर्स्ट नंबर विस्तृत। विस्तृत में क्या बताया गया है, ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का हल्का सा लिख लेते हैं सबके बारे में। विस्तृत क्षेत्र लिख लीजिए। इस रीति में अनुसंधान संबंधित कार्य बड़े क्षेत्र में किए जाते हैं। यानी बड़े क्षेत्रों के अंदर ये सक्सेसफुल होता है, फैला हुआ होता है, इसलिए बड़े क्षेत्र में इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः। सेकंड डाल लीजिए, मितव्ययता। मितव्ययता में क्या बताया गया है, मैंने पूर्व में बताया था आपको, स्पष्ट विधि के अंतर्गत। इस रीति में लिख लीजिए, इस रीति में अनुसंधानकर्ता का कम समय, धन, परिश्रम लगता है। समय भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा और परिश्रम भी बहुत कम होगा। उससे क्या होगा, इससे सीमित साधनों से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी मितव्ययता के अंतर्गत, अनुसंधान विधि के अंतर्गत जो मुख्य अनुसंधान विधि है, जिसमें द्वारा कम समय में, कम धन में, कम परिश्रम के द्वारा अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, जिससे कारण हमारा परिणाम कैसा रहेगा, श्रेष्ठ परिणाम में प्राप्त होता है। समझ आ गया। तीसरा लिखिए, शीघ्रता। थर्ड नंबर, इसमें कार्य तृतीय पक्ष यानी साक्षी के द्वारा करवाया जाता है, जिससे कार्य का संपादन क्या होता है, शीघ्रता से होता है। लिख लीजिए, इसमें कार्य साक्षियों द्वारा भी
पूर्ण व शीघ्रता से किया जाता है। जो कार्य किया जाएगा साक्ष्यों के माध्यम से, साक्ष्यों के द्वारा शीघ्रता से कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। चतुर्थ लिख लीजिए निष्पक्षता। चतुर्थ क्या है हमारा? निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात रहित। तो लिख लीजिए इसमें मतलब इस रीति में, इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आपसी भेदभाव के कार्यों को पक्षपात रहित पूर्ण किया जाता है। यानी तृतीय पक्ष के द्वारा, साक्षी के द्वारा कार्य को संपूर्ण किया जाता है, साक्षी से सूचनाएं प्राप्त की जाती है और साक्षी का उन दोनों व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसमें भेदभाव वाली संभावना तो उत्पन्न होती ही नहीं है। इसमें निष्पक्षता से कार्य को संपादन किया जाता है। पांचवा लिखिए, पांचवा क्या है हमारा? विशेषज्ञों की सम्मति। पांचवा प्रकार हमारा विशेषज्ञों की सम्मति। विशेषज्ञ की सम्मति क्या है? यानी इसके अंतर्गत जांच वाला, जांच से संबंधित कार्य है। किससे संबंधित बच्चों? जांच से। लिए इस अनुसंधान में विषय विशेषज्ञों की राय या मत, राय कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, राय या मत ली जाती है, जो पक्ष प्रतिपक्ष के व्यक्तियों से, जो पक्ष व प्रतिपक्ष के व्यक्तियों से पूछताछ, पक्ष या प्रतिपक्ष के व्यक्तियों से पूछताछ करने व समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तियों से पूछताछ व समस्या पर चर्चा कह सकते हैं या अध्ययन करना कह सकते हैं उसको। समस्या पर चर्चा करते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया विशेषज्ञ की सम्मति। छठा पॉइंट लिखिए गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना। 5 पॉइंट हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, छठा थोड़ा बड़ा है वैसा, तो यहाँ लिख देंगे छठे वाले पॉइंट को। 5 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। लिख लिया सबने विद्यार्थियों ने 5 पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लेना। विस्तृत क्षेत्र, इस रीति में अनुसंधान संबंधित कार्य बड़े क्षेत्र में किए जाते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, फैला हुआ है। मितव्यता, मितव्यता कैसा मतलब? इसमें अधिक धन, समय, परिश्रम, मेहनत कम लगती है। क्यों लगती है? कि जो व्यक्ति कार्य तो कर रहे हैं, उसके अलावा तृतीय पक्ष यानी साक्षी के द्वारा तुरंत सूचना प्राप्त कर ली जाती है। तो क्या होगी? मितव्यता का हमारी कम हो गई। वह व्यक्ति चारों तरफ घूमेगा, इतना एक्सपीरियंस करेंगे, 2 व्यक्ति मिलकर तीसरे से वहीं गाँव गए, जैसे मुझे किसी गाँव के बारे में जानना है, तो पर व्यक्ति से मिलने से बढ़िया क्या है? मैं गाँव के सरपंच से जाके मिल लूंगा, और सरपंच वहां के गाँव के सभी व्यक्तियों के बारे में मुझे तुरंत बता देगा। तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिलना सही रहा, या फिर सरपंच से? सरपंच क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पर? साक्षी बन जाएगा, जो सभी व्यक्तियों की संपूर्ण सूचना उपलब्ध करा देगा। थर्ड है शीघ्रता। इसमें कार्य साक्षियों के द्वारा पूर्ण शीघ्रता से किए जाते हैं। समय कम लगता है कि साक्षी ने पूरी सूचना साक्षी ने बता दी हमें, तो टाइम कार्य क्या हुआ? शीघ्रता से पूर्ण हो गया।
निष्पक्षता, इसमें बिना किसी आपसी में भेदभाव के कार्यों को पक्षपात रहित पूर्ण किया जाता है। भेदभाव उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि आपके बारे में किसी अन्य व्यक्ति को पता ही नहीं लग रहा कि आपकी सूचना वहां पर पहुंच चुकी है, तो भेदभाव उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जैसे दो व्यक्ति कार्य करते हैं, ये इसकी बुराई करेगा, ये इसकी बुराई करेगा, तो पक्का ही पता लगेगी, तो क्या हो जाएगा, भेदभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों के अलावा तृतीय पक्षकार से सूचना एकत्र कर ली जाती है, जिससे भेदभाव वाली समस्या उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होती है। निष्पक्षता हो गया। अगला विशेषज्ञ की सम्मति। इस अनुसंधान में विशेषज्ञ की राय या मत या सलाह ली जाती है। जो पक्ष व प्रतिपक्ष के व्यक्तियों से पूछताछ करता है, वह समस्याओं पर क्या करता है, परिचर्चा करते हैं, जिससे समंको के सूचनाओं के तथ्य की जानकारी सही प्राप्त हो जाती है, सही है या गलत। अगला लिखिए छठा पॉइंट, इसके समझना सभी विद्यार्थियों ने, छठा यहाँ लिख लेते हैं, छठा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, सातवां यहाँ हो जाएगा, ज्यादा नहीं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आपके। ये छठा पॉइंट क्या है हमारा, गुप्त सूचना प्राप्त करना। आप लोग गुप्त सूचना कैसे प्राप्त होती है, छठा पॉइंट लिखो पहले, अभी बताता हूं आपको गुप्त सूचना कैसे लिख ली। छठा पॉइंट, गुप्त सूचना प्राप्त होना। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, गुप्त सूचना कैसे प्राप्त होगी, मानो मैंने किसी फर्म को खोला, तो फर्म में कर्मचारी कार्य करेंगे, मैंने यहाँ फर्म के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस फर्म के अंतर्गत धूम्रपान निषेध है, बीड़ी गुटखा पान सिगरेट तंबाकू बंद है, कोई फर्म के अंदर जब काम करेगा तो इन मद्यपान पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा, शराब पीना बिल्कुल मना है। ये तथ्य हो गए, मैंने आदेश लिखा दिया, फर्म के अंदर चिपका दिया, सभी को सूचना चाहूंगा। लेकिन कर्मचारी क्या सोचता है, अरे यार मालिक को क्या पता लगेगा, हम तो खा लेते हैं या पी लेते हैं। लेकिन क्या करता है वह व्यक्ति, मालिक तृतीय पक्ष के द्वारा आपको कार्य बता देगा, सब ये कार्य करना है, कोई खाए तो मुझे सूचना देना, लेकिन आप क्या सूचना मिल जाते हो और आप सूचना नहीं दे पाते हो। तो मालिक क्या करता है, तृतीय पक्ष यानी साक्षी के द्वारा आपके बारे में गुपचुप सभी सूचनाएं एकत्र करवा लेता है, और सूचनाएं प्राप्त नहीं, साक्षी के द्वारा इस अनुसंधान विधि में गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती है। जो मालिक को पता नहीं होनी चाहिए वह सूचनाएं भी इसके माध्यम से पता लग जाती है। तो इसमें लिख ली छोटी सी, साक्षियों के द्वारा फर्म में कार्य कर रहे श्रमिकों के बारे में साक्षियों के द्वारा फर्म में कार्य कर रहे श्रमिकों के बारे में संपूर्ण गुप्त व खुली सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि साक्षी के द्वारा कार्य को संपूर्ण किया जा रहा है। अब सब साक्षी कार्य करेगा तो जानकारी गुप्त रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे गुप्त रूप में, जासूस, साक्षी का विटनेस भी हो गया, गवाह भी हो गया, एक जासूस रूप में कार्य भी करता हुआ हो गया कि वह आपको चुपचाप सभी सूचनाएं प्राप्त करवा रहा है। अंतिम लिख लीजिए, हेर फेर के कार्य की संभावना। सातवां पॉइंट, हेर फेर के कार्य की संभावना। अब हेर फेर कार्य कैसे होगा, हमने इसमें एक को बड़ा गुण है कि इसमें कार्य शीघ्रता से संपन्न होते हैं, और कार्य जब शीघ्रता से संपन्न किए जाते हैं तो उस कार्य में परिवर्तन करने की संभावनाएं नाम मात्र की हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों, नाम मात्र की।
कार्य को जल्दी प्रस्तुत करना होगा तो व्यक्ति को उसमें किस डाटा को कितना परिवर्तन करना है, कैसे परिवर्तन करना है, इसका समय उसके पास नहीं होता है। इसलिए वह सूचना जैसे ही प्राप्त करता है वैसे की वैसे सूचना प्रसारित कर देता है। तो हेरफेर की संभावनाएं भी इसमें नहीं होती। इसमें लिख लीजिए, शीघ्रता से सूचनाओं को शीघ्रता से प्रसारित करने के कारण सूचनाओं को शीघ्रता से प्रसारित करने के कारण हेरफेर की संभावनाएं, हेरफेर या सूचनाओं को परिवर्तित करने की संभावना नहीं या नाम मात्र की ही होती है, नाम मात्र की ही होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का क्या रहेगा, इतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को पूर्ण समय नहीं मिल पाता है। भाई हेरफेर करने के लिए क्या चाहिए, हमको समय चाहिए, और उस व्यक्ति को समय मिल नहीं रहा है। कार्य कैसे हो रहा है, शीघ्रता से हो रहा है, और जब कार्य शीघ्रता से हो रहा है, समय कम में नहीं मिल पा रहा, तो वह हेरफेर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। ये हो गए हमारे 7 गुण इसके प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के। 6ठा गुण गुप्त सूचना के द्वारा, 7वां आ गया हमारा हेरफेर के माध्यम से। ये हमारे हो चुके हैं पूरे 7 गुण अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के। समझ में आ गया सभी को? कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जितने करेंगे उतने आप। ठीक है, आप कुछ 1-2 चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे बाद में। ये 2 कंप्लीट हो गया। आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम इसके 200 के बारे में, सावधानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके सुन लेना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, ओके।